हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं 2019 गेट बायोटेक्नोलॉजी के जनरल एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन। जो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है ना, तो शिफ्ट में तो लगभग हर उसमें सेम ही आता है। तो अगर आप और दूसरी ब्रांच के भी है तो उनके लिए भी यूजफुल है। अभी हम 2015, 16, 17, 18 का देख चुके हैं, ये 19 का है, ये देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द फिशरमैन कोमा ब्लैंक द फ्लड विक्टिम्स ओन्ड देयर लाइव्स कोमा वर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि भैया किसी मछुआरे को रिवॉर्ड किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और वो मछुआरा क्यों किया है रिवॉर्ड? क्योंकि जो फ्लड विक्टिम्स है उनकी जान बचाई है। तो जो जान बचाने का श्रेय है उस फिशरमैन को, मछुआरे को जाता है। ऐसी चीज है। तो अभी हम ना, एक मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि एक टेक्निक होती है ABCD, उसमें से आप एलिमिनेट करते चलो कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो जैसे ये डेट है, डेट एज ए कनेक्टर काम करता है, और इसमें कहीं भी इसको वो नहीं बता रहा कि भैया जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भाई जस्टिफाई हो पाएगा। द फिशरमैन डेट, डेट वैसे भी किसी ज्यादा थिंग्स वगैरह को ज्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, एज ए कनेक्टर काम आता है। बट इसमें तो हमें ये दिखाना है ना कि भाई जिसके को ये फ्लड विक्टिम अपनी जान बचाने का श्रेय देना चाहते हैं, तो वो वाली चीज आएगी। तो डेट एज ए कनेक्टर काम होता है, यूज नहीं होगा। टू विच 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 थिंग्स के लिए यूज होता है, मैन के लिए यूज नहीं होगा, इसलिए ये खत्म। अब बच गया होम और टू होम। देखो यहाँ पे आप जाके कंफ्यूज हो रहे हो तो भैया ठीक है, जायज बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गलती नहीं है। होम और टू होम ज्यादा मतलब थोड़ा ट्रिकी पार्ट आ जाता है। वैसे भी हु हुम इनमें कंफ्यूज रहता ही आदमी। हु जस्ट याद रख लो कि सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, और होम ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो वहां पे देख सकते हो अगर क्यूरियोसिटी हो तो। बट अभी फॉर द मोमेंट इतना याद रखो कि अपना ये किसी बंदे को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे, इस वजह से ये टू हुम और हुम वाली चीज लेके आए। अब इसका आंसर ठीक क्या है? टू हुम, जिसको, जिसको मतलब श्रेय देना चाह रहे हैं ये लोग, इस वजह से हम जिसको वाली सेंस में टू हुम आएगा कि भैया आ गया। और वैसे हुम जो ये है, ये भी अपना कंफ्यूजन के लिए अच्छा था। अगर इन दो में से आप लगा के आ रहे हो तो ठीक है, और आपको थोड़ा सा तो देखो इंग्लिश पे कमांड रखनी होगी इस जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया सम स्टूडेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक। देखो, सम स्टूडेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये वाली स्टेटमेंट इसने हमें बोल दी है, ये वाली स्टेटमेंट इसने हमें बोल दी है। अभी ये बोल रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन 101% ठीक होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसने ये बोल दिया, अभी हम अपना आराम से स्टेटमेंट्स देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, इसने नहीं, हाँ, इसने क्या बोला हमें सबसे पहले कि भैया कुछ स्टूडेंट्स वो इन्वॉल्व नहीं थे स्ट्राइक में। ठीक है भाई। अब इसमें बोले कि नो स्टूडेंट वॉज इन्वॉल्व इन ए स्ट्राइक। कहीं पे आपको लग रहा है ये सेंस आ रही है, लॉजिकल लग रहा है? इसने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे स्ट्राइक में, और फिर मैं बोलूं कि एक भी नहीं था। भाई कोई कंक्लूड है भैया? नहीं है भैया, ये वाला ऑप्शन गलत। जहां पे भी टू आ रहा है उसको काट दो भैया। सबसे अच्छा वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, A, B और C और D, कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, बच गया ये। अभी है एटलीस्ट वन स्टूडेंट वॉज इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक। ये कहाँ पे बोल रहा है भाई कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा स्ट्राइक में? कहाँ बोला भाई? कहीं पे बोला इस स्टेटमेंट्स में? इसने ये बोला कि कुछ स्टूडेंट्स स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं थे। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एक बंदा तो पक्का स्ट्राइक में इन्वॉल्व होगा, नहीं भाई। तो ये भी गलत है। अब मैं ये बोलूं कि आपने गोलगप्पे नहीं खाए, या कुछ लोगों ने गोलगप्पे नहीं खाए, तो ये थोड़ी ना होगा कि एक ने तो गोलगप्पे खाएंगे ही खाए होंगे। मतलब इस टाइप की चीज मान के चलो, बट ज्यादा अपना दिमाग घुमाना नहीं है। ये मान के चलो एट लिस्ट वाली कहीं पे भी चीज आ नहीं रही। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेन डायग्राम वगैरह से सोल्व होता है, 150 के मेथड से। स्लोगिज्म वाला जो टॉपिक है ये वहां से सोल्व होता है, वो वाली इतनी डेप्थ में मैं लेके नहीं जा रहा। फॉर द मोमेंट ऐसा ही रखो, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम भैया, जो फोर्थ है, सम हु वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक वर स्टूडेंट्स। यही तो चीज बोल रहा भैया, कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं थे स्ट्राइक में। और यहाँ पे भी चीज आई कि कुछ स्टूडेंट जो इन्वॉल्व, मतलब कुछ जो इन्वॉल्व नहीं थे स्ट्राइक में वो स्टूडेंट्स थे। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व,
कुछ स्टूडेंट्स स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं थे, यही तो सेम ही तो चीज हो गई ना। तो ये वाली तो 101% ठीक होगी। इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ ही चुका हमारा, क्योंकि थर्ड भी गलत था, सी हो गया। बट अभी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट और देखनी है कि वो क्या बाउंडर है भाई। सम हु वर इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक वर स्टूडेंट्स, ये कहां पे कंफर्मेशन है भाई? कहीं पे कंफर्मेशन है कि भैया कि जो इन्वॉल्व थे वो स्टूडेंट थे? जरूरी तो नहीं है भाई। ये कंफर्मेशन जरूर है कि कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं थे, बट ये कहीं पे कंफर्मेशन नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो स्ट्राइक में थे वो स्टूडेंट थे, या मतलब कुछ स्टूडेंट स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे। ये तो कहीं पे भी बात नहीं हुई ना। मतलब मैं ये बोलूं कि तुम बुरे नहीं हो, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम अच्छे हो। ये वाली सेंस मान के चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के आपको ना फ्री में नंबर दे के जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते भैया। देखो ये फिर आ गया भैया हमारा वॉल्यूम एरिया के ऊपर, पैरामीटर के ऊपर। तो ये चीज आपको आनी ही आनी चाहिए। अभी इसका देख लेते हैं हम, ये क्या है क्वेश्चन हमारा। रेडियस और हाइट को बढ़ा दिया गया 10% से, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई होगी वॉल्यूम में? परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई होगी वॉल्यूम में? हम क्या करते हैं, नॉर्मल पहले एक वॉल्यूम निकालते हैं, पहले कितनी रही होगी वॉल्यूम। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ना वैल्यू मान लेता हूँ हाइट की और रेडियस की। हाइट की और रेडियस की कुछ भी वैल्यू मान लेता हूँ, उससे मेरा बेनिफिट हो जाएगा निकालने में, ठीक है। मैं इसका उससे सबसे पहली बात यह है कि सर्कुलर कोन की हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। कितनी होती है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये होता है भैया, ये होता है सिलेंडर की। सिलेंडर अगर सेम हाइट का और अगर सेम रेडियस का हो और उसमें से हमने कोन बना दे, तो ऐसे ऐसे 3 कोन बन जाते हैं। मतलब एक सिलेंडर है, उसी को अगर हम अपना रेडियस और हाइट सेम लेके कोन बना रहे हो तो उसकी 1/3 वॉल्यूम होगी। ये वाला चीज होता है। मतलब कहने की बात है, एक कोन को सेम रेडियस और सेम हाइट का कोन हो, उसको 3 बार हम डाल सकते हैं, जब जाके वो सिलेंडर भरेगा, ठीक है। जब वो पेज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ये करवा दूंगा। तो ये वाली चीज हो गई। पहली वाली वॉल्यूम क्या होगी? मैंने मान लिया 1/3 पाई, 10 मान लिया मैंने, 10 रेडियस है और 10 ही हाइट है उसकी, ठीक। ये वाली चीज आ गई। अब जो भी ये आया इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1000/3 पाई। मैं सोल्व नहीं कर रहा ज्यादा भाई, इतना ही रखता हूं, काटना ही नहीं बैठ जाना, ठीक। अगली ये तो है हमारी पहले वॉल्यूम, मतलब इनिशियल स्टेज में। वी इनिशियल, वी फाइनल कितनी है? ये बढ़ने के बाद 1/3 पाई 10% बढ़ी है, तो 10% कितना होगा? 1 होगा। अगर आप उसको 100 मान रहे हो तो 10 बढ़ जाएगी, अगर आप 10 मान रहे हो तो 1 बढ़ जाएगी। तो मैं 10 मानना है तो मैं 10 के हिसाब से इसको बढ़ा लेता हूँ। तो टोटल कितनी होगी रेडियस 11, 11 इंटू 11 मतलब आर स्क्वायर, इंटू में एच भी 10% बढ़ा, तो ये भी। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये भैया? अब 11 का क्यूब मेरे को पता होना चाहिए। 11 का क्यूब है 1331, ठीक है। बाई में ओ पाई बाई में 3, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को चेंज इन वॉल्यूम देखना है। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम बाई माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। तो ये कितना हुआ भैया? अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा? 331 पाई बाई 3। और मेरे को अगर परसेंटेज चेंज में है तो मेरे को इनिशियल वॉल्यूम नीचे लेके आनी पड़ेगी। तो वो कितनी थी? 1000/3 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए मैंने काटा नहीं उधर। 3 से 3 कट जाएगा और इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो मैं कुछ आ जाएगा 31.1, ठीक है। ये अपना आंसर है भाई। तो ये वाली चीजें भाई आपका ना बिल्कुल परसेंटेज की थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा एरिया की नॉलेज होना चाहिए, फिर परसेंटेज चेंज की होनी चाहिए। तो आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना। और मैं ट्राई करूंगा आगे से थोड़ा साइड में ऐसे लिखने की, ठीक है, क्योंकि मैं आई थिंक सामने आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए ये देख लो भाई, ठीक। अपना जैसे भी स्क्रीन शॉट लेना, कुछ भी लेना, उससे आप समझ सकते हो, ठीक। मतलब इनिशियल वॉल्यूम निकाल ली, फाइनल वॉल्यूम निकाल ली। तो इनिशियल ये जो चेंज है ये चेंज इन वॉल्यूम है, और परसेंटेज चेंज निकालते हैं हम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम से। तो वो इनिशियल वॉल्यूम को नीचे ले आए, चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये फिर लॉजिकल क्वेश्चन, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए यार। ये लॉजिकल क्वेश्चन तो आपके फ्री के नंबर है।
अब मेरे पास 5 नंबर है, 10 7 5 4 2, ठीक है, 10 7 5 4 2, ये मेरे को एक ऐसे सीक्वेंस में लगा दिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, नो टू ओड और इवन नंबर्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है भैया। 10 7 5 4 2, ठीक है भैया, मेरे को ध्यान रखना है कि कोई भी ओड ओड इवन इवन का पेयर ना बने। सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर। तो देखो, सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड नंबर मतलब मैंने 5 पोजीशंस क्रिएट कर ली, 1 2 3 4 और 5। मेरे को ये पता चल गया कि 2 का वो नहीं आना चाहिए, मतलब 2 साथ में नहीं आने चाहिए पेयर में, इवन इवन ओड ओड। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये पता चल गया कि इवन इवन का पेयर नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2 जो ये नंबर रहे होंगे ये अलग होने चाहिए। अब ये 5 नंबर है, 5 में से हमने देखा एक इवन, 2 इवन और 3 इवन, मतलब 3 इकट्ठे ना आए तो मेरे को क्या एक एक का गैप रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे इवन आएगा, यहां पे इवन आएगा, यहां पे इवन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना बीच में बेचारे बच गए ओड, इसी वजह से तो पेयर नहीं बन पाएंगे ना, नॉर्मल सोच के देखो। फिर दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या बोल दिया, सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, ये सेकंड नंबर अपना इज एग्जैक्टली हाफ है लेफ्ट मोस्ट। यहाँ का जो नंबर है भैया उससे हाफ होना चाहिए, इससे हाफ होने में क्या है भैया, ये नंबर इवन होना चाहिए, पहली बात तो इवन, और ये ओड होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी पेयर ढूंढो जो हाफ हो। तो देखो 10 और ये 5, ये इसका हाफ है। वैसे 4 और 2 भी है, बट 4 और 2 इकट्ठे नहीं आ सकते, इस वजह से हमें ध्यान रखना। तो ये 10 आ गया यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे बेचारा अपना क्या आया, 5 आया, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की वजह से। द मिडल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर। अब मेरे को ये पता चल गया कि राइट मोस्ट नंबर के डबल है। राइट मोस्ट का क्या है कि यहाँ पे है, तो अब ये देखना है कि पेयर कौन सा है जो डबल हो जाता हो। अब 5 और 10 वाला तो हमारा खत्म हो चुका है, अब बच गया 4 और 2, यही तो है भैया। और 4 और 2 देखो, इस मिडिल पोजीशन पे इवन आना चाहिए, इस पे भी इवन आना चाहिए, इसका मतलब ये सॉर्टेड हो गया हमारा। ये यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे अपना 2 आ गया, जो बच गया वो क्या आ गया, जो बचा हुआ ये आ गया 7। तो ये जो सिक्वेंस बना 10 5 4 7 और 2। अब इसका हम देख लेते हैं कि भैया कौन सा वो है। तो इसने बोल दिया कि सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड नंबर कौन सा हुआ, 7 हुआ भैया, ये 7 ही अपना आंसर है, ठीक है, 7 ही अपना आंसर है। आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो भाई, टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आपको टीचर से मार पीट के सिखाए होंगे टेंस बहुत बार, बट हम कहाँ सीखते हैं भाई, हम मतलब इतनी आसानी से कुछ फार्मूला वगैरह रट ले, इतने शरीफ थोड़ी ना हम। देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है, अनटिल ईरान केम अलोंग इंडिया हैड बीन नेवर ब्लैंक इन कबड्डी। जब ये बोलना क्या चाह रहा है, जब तक ईरान नहीं आया था उससे पहले इंडिया को कोई हरा ही नहीं पाया था, ठीक है। तो यही चीज होती है। अब ये ना परफेक्ट और उसकी कॉम्बिनेशन है भाई, जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इसको, उसमें क्या हुआ, ये पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट, ओ पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट इंडेफिनिट है, और उससे पहले वाले इवेंट को हमें कुछ दिखाना है तो परफेक्ट में दिखाना पड़ता है। और पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपना ये आ गया भाई, ठीक है, ये वाला रहता अपना, ठीक। अब इसमें देखो कि कौन सा भाई, अभी टेंस के अकॉर्डिंग ये वो हो गया। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक वाइज चलोगे तब भी ये हो सकता था। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको टेंस कुछ भी नहीं आता तो फिर क्या करोगे, डिफेक्टिंग, डिफेक्टिंग होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो इस टाइप के सेंटेंस में आएगा नहीं कि उससे पहले कभी हारा नहीं, मतलब कुछ कंटिन्यूस थोड़ी ना कोई चीज, डिफेक्टिंग खत्म। डिफेक्ट, डिफेक्ट है एक चीज होता है कि हैड नेवर बीन, अगर आप ये देखोगे ना तो कभी भी आप पता चलेगा कि कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती यहाँ पे, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इस वजह से ये आंसर भी हम आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो वैसे डिफेक्ट है हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल उस टेंस में आती है या मोडाल्स के बाद आती है, ठीक है। तो यहाँ पे
ना तो मोडाल है कहीं पे, और ना ही सिंपल टेंस है ये। तो इस वजह से अपना डिफेक्ट वाला पॉइंट भी खत्म। ये डिफिस्टिस्ट, ये तो भैया कोई वर्ड ही नहीं होता इस वजह से, तो ये डिफेक्टेड। तो ये अपना टेंस का ही वो था भाई, बिल्कुल आसान वो है। अगर आपको एक पॉइंट से पहले वाला मूवमेंट दिखाना होता तो परफेक्ट होता, उसी पॉइंट की चीज बतानी होती है तो सिंपल होता, उसी पॉइंट पर कुछ कंटिन्यूटी दिखानी होती है तो कंटिन्यूअस होता है, उस पॉइंट से पहले कुछ चीज खत्म हो चुकी हो और यहाँ पे कंटिन्यूटी हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये चार चीज होता है भैया, टेंस, पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इसमें ये वर्टिकल सेपरेशन हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वो अभी अभी मैंने बताया कि चार कैसे मतलब सेपरेशन होता है। अगर उसी मूवमेंट पे कुछ चीज हो रही है तो सिंपल, अगर उस मूवमेंट पे कुछ चीज चल रही है तो कंटिन्यूअस, उस मूवमेंट की सच्चाई है वो है अपना सिंपल, उस मूवमेंट पे कुछ चीज हो रही है तो वो क्या है भैया, कंटिन्यूअस। उस मूवमेंट से पहले चीज खत्म हो चुकी है तो परफेक्ट, उस मूवमेंट से पहले चीज खत्म हो चुकी है और अभी चालू है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज होती है सच्चाई। ये कभी इंग्लिश की क्लास करवाऊंगा तो तब करवाऊंगा भाई, अभी के लिए ये ठीक था और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन है भैया, मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको अपना लॉजिक पे कंक्लूड करना है। पढ़ते हैं हम भैया। सिंस द लास्ट 1 year, after a 125 basis point reduction in repo rate by the Reserve Bank of India, banking institutions have been making a demand to reduce interest rates on small savings scheme। ये बोलना चाह रहा है कि 125 पॉइंट तो अपना आरबीआई ने चीजें घटा दी। ये रेपो रेट वगैरह होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसे देती है, रिवर्स रेपो रेट जिस पे बैंक आरबीआई को पैसे वापस देती है, ये वाली चीज है। बट उस पर नहीं जाना, टेक्निकलिटी इकोनॉमी वगैरह है उस पर नहीं जाना। बट फॉर द मोमेंट ये समझ के रखो कि 125 पॉइंट आरबीआई ने घटा दिया, बाई बाई द आरबीआई, ठीक है, घटा दिया। अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या बोलने लग रहे हैं कि भैया, डिमांड करने लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट है जो स्मॉल सेविंग स्कीम पे और हटा दो। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कल ही, फाइनली द गवर्नमेंट अनाउंस यस्टरडे ए रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम टू ब्रिंग देम ऑन पार विद फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो अभी क्या किया कि भैया, गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस कर दिया कि भैया हम ना सेविंग स्कीम के भी इंटरेस्ट रेट घटा रहे, क्योंकि वो फिक्स, जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट है, उनके बराबर आ जाए। ये चीज आ गई, ठीक है। अब इस चीज का हमने करना क्या है कि भैया, इस पैराग्राफ से हमें मिला क्या, इस पैराग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज आ गई। पहली स्टेटमेंट है, व्हेनेवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर आल्सो रिड्यूस। ये तो है ही नहीं भैया, ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट तो उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया आपने रिवर्स रेपो रेट घटा दी, अब प्लीज स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट और घटा दो। तो पहली स्टेटमेंट गलत भैया। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम आर ऑलवेज मेंटेन ऑन पार विद फिक्स डिपॉजिट रेट्स। अरे भाई कहाँ, कल ही तो उनको पार किया है, एट पार मतलब बराबरी पे किया, उससे पहले तो ज्यादा थे। तीसरी स्टेटमेंट देखते, द गवर्नमेंट समटाइम्स टेक्स इनटू कंसीडरेशन द डिमांड्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बिफोर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। देखे तो यही बात तो बोलने लग रही है कि भैया बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स ने बोला इसलिए गवर्नमेंट ने घटा दिया, बात खत्म। ऐसी ऐसी बात तो बोली जा रही है। फिर हम चौथा भी देख लेते हैं कि हमारा तीसरा ठीक है यानी उसको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। चौथा क्या, ए रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम फॉलो ओनली आफ्टर रिडक्शन इन रेपो रेट। भैया ऐसा कब बोला, ऐसा कब हुआ कि जब रेपो रेट घटेगी तभी आपका सेविंग स्कीम पे इंटरेस्ट घटेगा, ये तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये भी गलत भाई। तो अपना सी था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए था। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए भाई। ये अगर आप गलत कर रहे हो तो भाई आपकी बहुत बड़ी कमी है। अगला क्वेश्चन देखते भैया। अगला क्वेश्चन है, इन ए कंट्री 1400 मिलियन पीपल, मतलब एक कंट्री है कोई भी जिसमें 1400 मिलियन लोग रहते हैं, मिलियन मतलब 10 लाख, इसमें 10 लाख गुण, 70% ऑन मोबाइल फोन, भैया उसके 70% मोबाइल फोन को ऑन करते हैं। अमंग द मोबाइल फोन ओनर्स ओनली 294
मिलियन एक्सेस द इंटरनेट। इतने लोग भैया इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, और जितने लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं उसका आधे लोग ई कॉमर्स पोर्टल्स को यूज करते हैं या उससे सामान मंगवाते हैं। तो ये बताते हैं कि भैया कितने लोग बायर है, कितने परसेंट लोग बायर है, मतलब ये वाले लोग बताने हैं कि ये कितने भैया। तो देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना। एक ये हो सकता है कि 1400 होगा, आप 70% निकालने बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो, नहीं भाई। इसने ये नंबर बोला है, ओ हाँ, उसने ये नंबर बोला है कि इतने लोग ही यूज कर पाते, इतने लोग मतलब इतने मिलियन। टोटल कितने लोग थे भैया? 1400 मिलियन, ठीक है। इतने लोग मोबाइल फोन यूज कर पाते, उनमें से आधे लोगों के पास, इतने लोग मोबाइल फोन यूज कर पाते हैं और उनके आधे के पास वो सामान मंगवाते हैं ई कॉमर्स पोर्टल से। इसका आधा कितना हो गया? 147 हो गया। 147 मिलियन लोग सामान मंगवा पाते हैं। यही पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट लोग सामान मंगवा पाते हैं टोटल पॉपुलेशन का। इतने लोग मंगवा पाते हैं, 147 मिलियन मंगवा पाते हैं। कितने में से? 1400 मिलियन में से। ये परसेंटेज में बांट दो भैया आप, जब आप काटोगे तो ये 10.5 आ जाएगा। मतलब 14 गुणा में 10 करोगे 140, और फिर जो 7 बच गया उसको काटोगे तो 0.5, 10.5। यही अपना आंसर है। कितना आसान है भाई। बट आपको आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और तभी आपका ये सॉल्यूशन हो जाना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई अभी। आठवां क्वेश्चन। ये बोला गया है कि भैया हिंदुस्तानी जो म्यूजिक होते हैं ना, हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसकी बात हुई है। द नोमेनक्लेचर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। जो नाम रखते हैं हम वो चेंज होता चला गया है। सिंस द मेडिवल पीरियड ध्रुपद स्टाइल वर आइडेंटिफाइड हैज बानीज। बानीज जो ये होता है ना, वानीज हम लिखते हैं, ठीक है, ये वाला। टर्म लाइक गायकी और भाज वर यूज टू रेफर टू वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल। भैया गायकी है वो वोकल है, और भाज है ये इंस्ट्रूमेंट स्टाइल है, रिस्पेक्टिवली बोल दिया ना। विद द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ म्यूजिक एजुकेशन द टर्म घराना बिकेम एक्सेप्टेबल। घराना होते हैं भैया एक ना, बंदिश बैंडिट करके एक सीरीज है अमेजन प्राइम पे, बहुत मस्त है। उससे आप थोड़ा ले सकते हो कि क्या चीजें होती है। मतलब म्यूजिक का एक वो होता है सिस्टम, एक टाइप की वो एक्सपर्टीज होती है, उनको ही आप घराना बोल देते हो, ठीक है। उसके गुरु होते हैं और आगे वो परंपरा चलती रहती है, ठीक। Gharanas originally referred to the hereditary musician from a particular lineage, including disciples and grand disciples। मतलब वही बोला कि घरानाज क्या है भैया, एक गुरु सिखाएगा और उसके बाद आगे चलता चला जाएगा। पंडित, उस्ताद, ये नाम के आगे लगा होता है, ठीक है, ये वाली चीज है। अब इसमें बोला गया है कि कौन सा पेयरिंग करेक्ट नहीं है, कौन सी पेयरिंग करेक्ट नहीं है। ध्रुपद, देखो ध्रुपद और बानी एक चीज के एक ही उसमें आई है, वर आइडेंटिफाइज एज बानीज। इसका मतलब ठीक है, गायकी क्या है, मतलब वोकल, देखो वोकल और गायकी। गायकी क्या था? वोकल था भैया अपना, ठीक है। ये भाज क्या है? ये इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल है, इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल है, जबकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिख रखा है, ये गलत है। घराना क्या है? घराना क्या होता है भैया? घराना क्या है? लीनिएज है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अभी आपको ध्यान क्या रखना भैया, आप ना ये गलत पढ़ते, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल पढ़ने लग जाते और इस वजह से आपको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन तो मेरे बस की बात नहीं है। तो आई फॉर डिटेल रखनी है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन का मुश्किल था भाई। सिंपल सा पैराग्राफ पढ़ना, उससे आपको रेफर करनी थी चीजें, बात खत्म भाई। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का भाई, बिल्कुल। अगला 9वां क्वेश्चन भैया। दो ट्रेन है, मतलब 7 बजे चलती है दोनों। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्ड नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्ड साउथ एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन एट विच दे वर द टाइम एट विच दे वर 150 किलोमीटर अपार्ट इज इतने वो। भैया नॉर्मल सी चीज बोली गई है, एक यहाँ पे कुछ अपना स्टेशन रहा होगा, ठीक है, उससे एक ट्रेन इस साइड चल पड़ती है, एक इस साइड चल पड़ती है। मतलब एक नॉर्थ में चल पड़ती है
और एक साउथ में चल पड़ती है। नॉर्थ वाली की स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाली की कितनी थी भैया, 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल लिया कि भैया कितने टाइम में ये अपना मतलब 540 किलोमीटर इनका बीच में गैप होगा। देखो सिंपल सी बात है, कितने बजे चली है, 7 बजे। तो 1 किलोमीटर में कितना सफर या कितना गैप हो जाएगा, 80 किलोमीटर तो ये उस साइड चली गई उस डायरेक्शन में, और 100 किलोमीटर ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो टोटल गैप कितना हो गया, टोटल गैप हो गया टोटल गैप हो गया 180। 80 किलोमीटर ये, 100 किलोमीटर ये, ठीक। फिर अगले घंटे में फिर जाएगी 80 किलोमीटर, फिर से ये जाएगी 100 किलोमीटर ये जाएगी। तो गैप कितना हो गया, 360। दोबारा 1 घंटा, 80 किलोमीटर ये चलेगी, 100 किलोमीटर ये चलेगी। तो टोटल गैप कितना हो गया, 80 80 80, 240, 100 100 100, 300। तो टोटल मिला के करोगे 540। सिंपल सी बात है, 3 घंटे में ये कितना गैप बना लेगी, 540 का बना लेगी। अभी मैं इसका नॉर्मल सा ये बताता हूँ, ठीक है। 7 बजे ये चलना स्टार्ट किया इसने, 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर चली, मैं पेन चेंज करता हूँ, और ये चली 100 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में ये 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर चली, और ये चली फिर 100 किलोमीटर, गैप बढ़ गया। फिर देखते हैं हम भैया, फिर ये 100 किलोमीटर चल पड़ी अगले घंटे में, और ये चल पड़ी 80 किलोमीटर। अगर इस गैप को देखोगे तो टोटल मिला के 540 किलोमीटर गैप हो गया, जो हमें चाहिए था एज पर दाव। वैसे इसमें रिलेटिव स्पीड वगैरह के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, डायरेक्शन के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कॉमन सेंस से भी ये करते तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, कि एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, कितनी देर में इतना गैप बन जाएगा, यही तो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते भैया, लास्ट, ठीक। ये फिर आपका जैसे अभी ये जैसे अभी अभी आपने ये गायकी वाला किया है, उससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया, इसी टाइप का क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान लगाना है। आई रेड, मतलब ये पैराग्राफ दे रखा, उसी पैराग्राफ के ऊपर हमें कुछ अपना अजम्पशन या कुछ अपना वो बताना है कि कंक्लूजन क्या पहुंचे हम। आई रेड समवेयर दैट इन एशियन टाइम्स द प्रेस्टीज ऑफ ए किंगडम डिपेंडेड अपॉन द नंबर ऑफ टैक्सेस दैट इज वो दैट इट वॉज एबल टू लेवी ऑन इट्स पीपल। कि भैया कोई भी साम्राज्य था, वो उसका प्रेस्टीज, उसकी इज्जत, मान सम्मान उस पर था कि वो कितना ज्यादा टैक्स अपना, नंबर ऑफ टैक्सेस, कितने टैक्सेस वो अपने जनता पे लगा पा रहा है। इट वॉज वेरी मच लाइक दैट प्रेस्टीज ऑफ ए हेड हंटर इन इट्स ओन कम्युनिटी। कि हेड हंटर का प्रेस्टीज क्या है भैया, उस जैसा ही था, ठीक है, उस जैसा ही था। मतलब जैसे एक किंग है अपना, उसका प्रेस्टीज, इस किंगडम का प्रेस्टीज इसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितने नंबर ऑफ टैक्सेस लगा पाता है। ये सेम है कि एक हेड हंटर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता है, ठीक, वो सेम चीज है। अब इसमें बोला गया है कि द प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया, प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर, हेड हंटर, ठीक है। द प्रेस्टीज ऑफ द किंगडम, भैया ये तो है ही नहीं, किंगडम अलग चीज है और ये हेड हंटर का अलग है। यहाँ पे किंगडम का प्रेस्टीज किसके ऊपर डिपेंड था, नंबर ऑफ टैक्सेस के ऊपर, ठीक। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि हेड हंटर का प्रेस्टीज किंगडम के प्रेस्टीज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। द प्रेस्टीज ऑफ द हेड्स, किस चीज का हेड्स भाई, किस चीज का हेड्स, कुछ नहीं भाई, हमें नहीं पता। द नंबर ऑफ द टैक्सेस ही कुड लेवी, भैया हेड हंटर एक कम्युनिटी का वो टैक्सेस थोड़ी ना लगा रहा है, लगा तो कौन रहा है भैया, किंगडम लगा रहा है। तो ये भी गलत, पहले वाला भी गलत। दूसरे वाले में प्रेस्टीज ऑफ द हेड्स, ये क्या है भाई, ये स्टेटमेंट सी आधी अधूरी है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते, द नंबर ऑफ द हेड्स ही कुड गैदर, मतलब हेड हंटर जो शिकारी है मेन, और वो जितने ज्यादा मतलब मार पाएगा, शिकार कर पाएगा, उसकी इज्जत तो उसी के ऊपर है ना, मान सम्मान। ऐसी ही राजा की या एक किंगडम की इज्जत है कि वो कितना ज्यादा टैक्स या कितने टाइप के टैक्स ले पा रहा है, ये वाली चीज है। तो ये कितना आसान था भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनमें आप अपना भाई अगर 10+ स्कोर नहीं कर पा रहे तो यार लिटरली सोचने की बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब ये वीडियोज देख के आपके 10+ आ जाएंगे, बट आप में एक वो कॉन्फिडेंस हो रही है, एक वो फीलिंग जरूर आ जाएगी कि हम ले सकते हैं भाई, इनसे डरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।